प्यारे बच्चों, एक बार पुनः आप सभी का BDS यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जैसा कि बेटा पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हमारा नेक्स्ट वीडियो में लास्ट वाला टॉपिक था, लिंगानुपात में कमी के क्या बतलाइए, कारण बतलाइए। ये प्रश्न मैं आपको छोड़ के गया था, आंसर सॉल्व नहीं हुआ था इसका, ठीक है ना। तो प्रश्न केवल रखा हुआ था मैंने आपके सामने कि लिंगानुपात में कमी के कारण बतलाइए, ठीक है बेटा। और आपको मैंने ये भी बताया था कि भारत का, ठीक है, देखो मैं बताया था आपको, है ना। लास्ट प्रश्न हमारा क्या था, ध्यान दीजिएगा। भारत में लिंगानुपात में कमी के कारण बताइए। क्या बतलाइए, कारण बताइए, ठीक है। आंसर, चूंकि मैंने आपको बताया था कि हमारे भारत देश का 2001 में, कब, 2001 की जनगणना के अनुसार हमारे भारत देश का लिंगानुपात 933 महिलाओं की संख्या मात्र कितनी थी, 933। और यही भारत का लिंगानुपात 2011 में बढ़कर हो गया 940/1000। कितना हो गया, 940/1000, ठीक है। तो भारत की लोकेशन लिंगानुपात के मामले में, ठीक है भाई, 2001 में भारत का लिंगानुपात 933 और नीचे पुरुषों की संख्या 1000। उसके बाद में 1000 पुरुषों पर 940 महिलाएं हो गई। कौन सी जनगणना, वर्ष के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार। यानी कि यहाँ देखिए 1000 पुरुषों पर यहाँ 940 महिलाएं, यहाँ भी महिलाएं कम है। इसके अलावा 2001 का आंकड़ा उठाकर अपन देखें तो 1000 महिलाओं पर महिलाओं की संख्या कितनी, 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी आ रही है, 933, जो भी कम है। हालांकि 2001 की तुलना अगर अपन 2011 से करें, ठीक है ना, 2001 की तुलना 2011 से करें तो 933 और 940, ठीक है, बड़ा है। 2011 में लिंगानुपात भारत का बड़ा है, लेकिन फिर भी क्या है, कम है। इसलिए प्रश्न बन जाता है कि भारत में लिंगानुपात में कमी के बराबर क्या बतलाइए, कारण बतलाइए, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट जो लिंगानुपात में कमी के लिए उत्तरदायी है, ठीक है ना, पुरुष प्रधान समाज, ठीक है। दूसरा पॉइंट निकालें, समाज में महिलाओं की निम्न स्थिति। दूसरा पॉइंट बना, ठीक है ना। कोई दो ही पूछेगा आपसे, और बोर्ड के एग्जाम के लिए इस वाले प्रश्न को भी आप मोस्ट कर दें। क्या कर दें, वेरी वेरी मोस्ट कर दें, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में ये बार बार प्रश्न जो है पूछा जाता है। क्या प्रश्न के भारत में लिंगानुपात की कमी के कोई दो कारण बतलाइए। कितने कारण बतलाइए, कोई दो कारण बतलाइए, ठीक है भैया। मैं कारण यहां आपको स्पष्ट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा भाई, ठीक है। तो यहां पे पहला पॉइंट क्या बनाया मैंने आपको, पुरुष प्रधान समाज। दूसरा, समाज में महिलाओं की स्थिति आज भी कैसी बनी हुई है, हीन बनी हुई है, कहें तो दयनीय बनी हुई है। अगला पॉइंट देखिए, ठीक है भाई, कन्या भ्रूण हत्या। अगला पॉइंट निकालिए तो पॉइंट बन जाता है अशिक्षा। क्या बन जाता है, अशिक्षा, ठीक है। इसके अलावा अगला पॉइंट निकालें तो आ जाता है शैशवावस्था में ही बालिका शिशु की हत्या। शैशवावस्था में ही बालिका शिशु की हत्या। इसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको जो निकालने वाला हूं, ध्यान दीजिएगा, लड़कों एवं लड़कियों के जन्म में क्या करना, भेद करना। क्या करना भैया, भेद करना, ठीक है। ये पॉइंट जो मैंने आपको यहाँ ब्लैक बोर्ड पे उतारे हुए हैं, इनको आप भी अपनी नोटबुक में ऐड कर लें, ठीक है ना। जो प्रश्न है, क्वेश्चन का ध्यान रखना, क्या है, भारत में लिंगानुपात में कमी के क्या बतलाइए, कारण बतलाइए। क्योंकि भारत में लिंगानुपात जो है पुरुषों की संख्या की तुलना में कैसा पाया जाता है, कम पाया जाता है। यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या आज भी कैसी पाई जाती है, कम पाई जाती है। जैसा कि आंकड़े बिल्कुल ये बात स्पष्ट कह रहे हैं, ठीक है ना। 2001 में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933, ठीक है। यही भारत का जो लिंगानुपात है 2011 में 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 933 से बढ़कर कितनी हो गई, 940 हो गई। लेकिन फिर भी लास्ट में है ना, कहीं ना कहीं हमारा प्रश्न बन जाता है कि लिंगानुपात में कमी के बराबर क्या बतलाइए, कारण बतलाइए। तो पहला प्रश्न जो इसका पहला पॉइंट है आंसर का, पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति को आज भी
नकारात्मक दृष्टि से देखा जाता है, महिलाओं की स्थिति मजबूत नहीं है, महिलाएं सुदृढ़ नहीं है, समझ में आ गया। या कहें तो समाज में आज भी महिलाओं को निम्न स्थिति से देखा जाता है। समाज कैसा है? पुरुष प्रधान, समझ में आ गया। इसके अलावा कन्या भ्रूण हत्या, ठीक है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे जा चुकी है कि एक महिला के गर्भ में जो भी बालक पढ़ रहा है ना, वो मेल है या फीमेल है, समझने का प्रयास कीजिएगा ना, वो मेल है या फीमेल है, इस बात का हमें एडवांस में ही ये हमारे पास में जानकारी आ जाती है। तो काई के माध्यम से, तकनीकी के माध्यम से, टेक्नोलॉजी के माध्यम से। लेकिन यह कार्य क्या है? गलत है, समझ में आ गया। सरकार के तहत ऐसा कार्य करने वालों को बराबर क्या दिया जाता है? दंड दिया जाता है। तो लिंग परीक्षण नहीं हो सकता है, समझ में आ गया। और लिंग परीक्षण बराबर क्या माना गया है? कानूनन अपराध माना गया है, ठीक है भैया। तो कन्या भ्रूण हत्या यानी कि गर्भ में ही बालिका शिशु की क्या कर दी जाती है? हत्याएं कर दी जाती है। क्योंकि यहाँ आज भी हमारे भारत देश के अंदर भारतीय समाज या भारतीय ग्रामीण समाज आज भी कहीं ना कहीं काई का शिकार है? अशिक्षा का शिकार है, ठीक है। और अशिक्षा के कारण क्या क्या होता है कि वो बराबर काई में फंसे हुए हैं, पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं, समझ में आ गया। काई के मोह में फंसे हुए हैं, पुत्र के मोह में फंसे हुए हैं। और पुत्र मोह के कारण जब उनको ये चीज़ की जानकारी हो जाती है कि गर्भ के अंदर, महिला के गर्भ के अंदर पलने वाला जो भी बालक है, बच्चा है, वो मेल है या फीमेल है, समझ में आ गया। और जब ये कन्फर्म हो जाता है कि क्या है? फीमेल है, तो कहीं ना कहीं लगभग ये घटनाएं देखने को मिलती हैं कि कन्या भ्रूण हत्या यानी कि गर्भ में ही बालिका शिशु की क्या कर दी जाती है? हत्याएं कर दी जाती हैं। सहस्वावस्था में ही बालिका शिशु की हत्या कर दी जाती है। अशिक्षा सबसे बड़ा, और ये तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण भी ये समस्या उत्पन्न होती है, समझ में आ गया। अगर भारत की जनसंख्या ऐसे बढ़ती रही तो भी ये समस्या उत्पन्न होती है। कौन सी? अशिक्षा। और अशिक्षा के कारण भी लगातार कहें तो भारत में लिंगानुपात में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। कहीं ना कहीं सोच जो है बदल जाती है ना, सोच जो है कहें तो डेवलप नहीं हो पाती है। कैसे कि अगर शिक्षित होते हैं तो क्या होता है कि हम जो है, अगर हमारे पास में लड़की का जन्म भी हुआ है तो हम क्या सोचेंगे? शिक्षित होने के बावजूद कि ये सोचेंगे कि यही हमारा क्या है? लड़का है, समझ में आ गया। लेकिन अशिक्षित लोग जो हैं वो इन बातों की ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में सहस्वावस्था में ही बालिका शिशु की क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। आज भी भारत के अधिकांश भागों में लड़कों और लड़कियों के जन्म में क्या किया जाता है? भेद किया जाता है। मेरे कहने का मतलब यह है, सीधी सीधी बात यह है कि लड़कों के जन्म को आज भी क्या माना जाता है? सर्वोपरि माना जाता है। वंश को चलाने वाला लड़कों को माना जाता है, जबकि लड़कियों के जन्म को आज भी समाज में कैसी भावना से देखा जाता है? बड़ी ही हीन भावना से देखा जाता है। तो ये जो मैंने आपको लास्ट वाला पॉइंट बताया, लड़कों और लड़कियों के जन्म में आज भी क्या किया जाता है? भेद किया जाता है, जो कि लिंगानुपात में कमी का सबसे बड़ा क्या माना जाता है? कारण माना जाता है, ठीक है। तो यहां मैं एक बार दोबारा रिपीट कर दूं प्रश्न बेटा, कि प्रश्न हमारा ये रहा था कि भारत में लिंगानुपात में क्या पाई जाती है? कमी पाई जाती है। और लिंगानुपात में कमी के बराबर क्या बतलाइए? कारण बतलाइए, ठीक है। तो लिंगानुपात में कमी के आपसे बोर्ड के एग्जाम में केवल कितने ही कारण पूछेगा? 2। कितने पूछेगा? लास्ट 2, समझ में आ गया। लेकिन मैंने आपको यहाँ एक्स्ट्रा पॉइंट बताए हुए हैं, समझ में आ गया। लगभग 4 या 5 पॉइंट मैंने आपको यहाँ लिखे हुए हैं। इनको भी आप बारी बारी से अपना जो नोटबुक आपने बनाया हुआ है नोट करते रहें कंटिन्यू, ठीक है बेटा। तो देखिए, पहला जो आपको पॉइंट बताया मैंने आपको, पुरुष प्रधान समाज। दूसरा जो पॉइंट बताया, समाज में आज भी महिलाओं की स्थिति, समझ में आ गया, बदतर बनी हुई है, कहीं तो बेटा निम्न स्थिति बनी हुई है, समझ में आ गया। उसके बाद में कन्या भ्रूण हत्या, समझ में आ गया, कन्या भ्रूण हत्या। उसके बाद में आ जाता है अशिक्षा। क्या जाता है भैया? अशिक्षा। और उसके बाद में सहस्वावस्था में ही बालिका शिशु की क्या कर दी जाती है? हत्याएं कर दी जाती है। और लड़कों व लड़कियों के जन्म में आज भी क्या किया जाता है? भेद किया जाता है, समझ में आ गया। तो ये लिंगानुपात में कमी के बराबर क्या बन जाते हैं? कारण बन जाते हैं। चलें आगे बेटा। उम्मीद करता हूं आपको ये प्रश्न और प्रश्न का आंसर जो मैंने आपको यहाँ सॉल्व किया है, मेरा कहने का मतलब जो भी पॉइंट बिंदु आपको मैंने यहाँ बताए हैं समझ में आ गए होंगे। ऐसे पॉइंट नहीं है कि कठिन हो, डिफिकल्ट हो, नहीं, समझ में आ गया। आप आसानी से कोई भी 2 पॉइंट निकाल करके उनका आप अपनी स्वयं की मनोशैली से, समझ में आ गया, और ऐसा होना भी चाहिए, समझ में आ गया। अपनी स्वयं की मनोशैली से आप जो है किन्हीं भी 2 पॉइंटों का आप आसानी से क्या कर सकते हैं? वर्णन कर सकते हैं, ठीक है बेटा। चलते हैं आगे, है ना भाई। तो देखिए, ये प्रश्न हो गया आपका ना कि भारत में लिंगानुपात की कमी के बराबर क्या बतलाइए? कारण बतलाइए, ठीक है। आगे देखते हैं बेटा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा ये है कि जनसंख्या वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है? कैसे? जनसंख्या वृद्धि दर से क्वेश्चन अपना ना ध्यान दीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है?
ध्यान दीजिएगा, इसका आंसर मैं आपको क्लियर कर देता हूं, पहले आंसर लिख देता हूं आपको, है ना। निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में, क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के आकार में, जनसंख्या के आकार में होने वाला, जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन ही जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर की परिभाषा कि एक निश्चित समय अवधि होती है हमारे पास में, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, पिछली वीडियो में बताया था, जैसे कि आ गया 2001 से 2011, कितना आ गया 2001 से कितना आ गया 2011, समझ आ गया। तो ये हमारे पास में एक निश्चित समय अवधि है, क्या है भाई, 2001 से कितना 2011, ये जो हमारे पास में एक निश्चित क्या माना गया, इसको समय अवधि माना गया है। और इस निश्चित समय अवधि में, ठीक है बेटा, इस निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में जब जनसंख्या के आकार में, कई में जनसंख्या के आकार में, ठीक है, और जनसंख्या के आकार में क्या आने लगता है, परिवर्तन आने लगता है। ठीक है, निश्चित समय अवधि कोई भी क्षेत्र विशेष है, ठीक है, और जनसंख्या के आकार में क्या आने लगे, परिवर्तन आने लगे। ठीक है, चाहे तो जनसंख्या जो है, उस प्रदेश की जनसंख्या जो है, चाहे तो कहां की ओर जा सकती है, धनात्मक वृद्धि की ओर जा सकती है, और चाहे तो कहां की ओर जा सकती है, ऋणात्मक की ओर जा सकती है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब जनसंख्या वृद्धि जो है ऋणात्मक भी देखी जाती है और धनात्मक भी देखी जाती है। तो यहाँ परिभाषा को आप बिल्कुल कंफर्म कर लें और नोटिस कर लेना अपनी नोटबुक के अंदर, क्या परिभाषा बनी। मान लीजिए आपको प्रश्न आ जाए कि जनसंख्या वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है, तो जनसंख्या वृद्धि दर की परिभाषा क्या बनी बेटा, कि निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि दर कहलाता है। समझ में आ गया। देखिएगा, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की, याद रखिएगा, धनात्मक एवं ऋणात्मक, धनात्मक एवं कैसे भैया, ऋणात्मक, दोनों ही रूप देखे जाते हैं, दोनों ही रूप देखे जाते हैं। यानी कि मेरा कहने का मतलब यह है बेटा, ध्यान दीजिएगा, कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो धनात्मक भी हो सकती है, अंडरलाइन कर दिया मैंने आपको यहाँ, और कैसी भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। समझ में आ गया। तो जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दो रूपों में, यानी कि कहने का मतलब धनात्मक भी हो सकती है, यानी कि प्लस की ओर भी जा सकती है, और ऋणात्मक का मतलब जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो माइनस की ओर भी जा सकती है। समझ में आ गया। तो यहां से मैं अगला प्रश्न बना रहा हूं बेटा, ध्यान दीजिएगा, गौर कीजिएगा बेटा, क्या प्रश्न बना रहा हूं आपके लिए, कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है। और ऐसे ही यहां काय के लिए भी प्रश्न बना लेना, खुद बना लो आप, क्या बनाओगे बताओ, क्या बनाओगे, कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है, बन गया प्रश्न, बोलो, कोई दिक्कत थोड़ी आ रही है। तो मैंने यहां आपको सबसे पहले तो प्रश्न क्या क्लियर किया बेटा, कि जनसंख्या वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है। निश्चित समय अवधि का मतलब 2001 से 2011 वाला जो समय हमारा, ये निश्चित समय अवधि हो गया। कोई भी क्षेत्र विशेष, जैसे कि क्षेत्र विशेष में बराबर क्या होगा, जब जनसंख्या के आकार में क्या होने लगे, परिवर्तन आने लगे, और जनसंख्या के आकार में होने वाला परिवर्तन ही क्या कहलाता है, जनसंख्या वृद्धि कहलाता है। समझ में आ गया। आगे मैंने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि दर जो है वो दो रूपों में हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कौन कौन से, एक तो धनात्मक जनसंख्या की कौन सी बन जाएगी, यहाँ जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर, और एक जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर। समझ में आ गया। तो मैंने आपको बेटा यहाँ एक प्रश्न बनाया था भी, है ना, क्या बनाया था, कि जनसंख्या की, यहां बना रहा हूं प्रश्न आपको मैं ना, जनसंख्या की धनात्मक जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है,
ये लो साहब, थोड़ा प्रश्न को मैंने शॉर्ट लिखा है लेकिन समझ जाना आप, है ना। क्या प्रश्न आया कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है भाई, तो यहां देखिएगा बेटा ना, सुबह आपने, कहने का मतलब से पहले वाली वीडियो में, ठीक है ना, से पहले वाली वीडियो में आपने एक प्रश्न पढ़ा था कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था सुबह, यानी कि नेक्स्ट जो आपका पहला वीडियो गया था इससे पहले वाला सुबह, कि जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। ठीक है, जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये जनसंख्या परिवर्तन के 3 प्रमुख क्या माने जाते हैं, घटक माने जाते हैं। समझ में आ गया। जन्म दर बता दिया आपको क्लियर करके, मृत्यु दर क्या होता है ये बता दिया मैंने आपको क्लियर करके बेटा। इसके अलावा प्रवास क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये प्रवास होता है, ये प्रवास की डेफिनेशन होती है, ये प्रवास की परिभाषा होती है। और प्रवास अपने आप में क्या इसको क्या माना गया है, गमन की प्रक्रिया माना गया है, जिसमें कोई भी व्यक्ति, मानव या समुदाय अपना मूल स्थान छोड़कर किसी अन्यत्र दूसरे स्थान की ओर क्या करता है, गमन करता है। समझ में आ गया। इसे क्या कहा गया है, प्रवास कहा गया है। तो जिस स्थान को लोग छोड़कर जाते हैं वहां की जनसंख्या कम हो जाती है, और जिस स्थान पर लोग जाकर के रहना क्या कर देते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, वहां की जनसंख्या कैसी हो जाती है, अधिक हो जाती है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा आपको, प्रिय विद्यार्थियों। चले आगे। ठीक है भाई, तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है ना। बेटा आपसे मैं कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा, आगे वाली लैंग्वेज आप बना लेना, या फिर मैं आपको बता देता हूं कि ऐसे करना आप, है ना। कैसे करना, लैंग्वेज आगे वाली ये बना लेना कि निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है, निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में, ठीक है। तो मैं यहां लिख देता हूं आपको, निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जब यहां बात करेंगे 2 घटकों की, एक तो आएगा जन्म दर, जब जन्म दर, ठीक है, निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में जब जन्म दर, ठीक है, जब जन्म दर बराबर कैसी पाई जाती हो, कोष्टक में लिख दिया है मैंने आपको यहां, उच्च वह ध्यान देना आगे क्या कह रहा हूं ना, वह मृत्यु दर, ठीक है बेटा, वह मृत्यु दर बराबर कैसी पाई जाती हो, निम्न पाई जाती हो। ठीक है, निम्न पाई जाती हो। तो याद रखना उस प्रदेश की जनसंख्या जो है, उस प्रदेश की जनसंख्या जो है आगे बड़ी तीव्र गति से, ठीक है ना, बड़ी कैसे बेटा, बड़ी तीव्र गति से, ठीक है ना, और बड़ी तीव्र गति से क्या करने लगती है, वृद्धि करने लगती है, प्लस की ओर चली जाती है, ठीक है ना, वृद्धि करने लगती है, जिसे ही याद रखना जनसंख्या की कौन सी वृद्धि दर कहा गया है, धनात्मक, जनसंख्या की धनात्मक, याद रखिएगा मैंने लिख दिया आंसर आपको, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहा गया है। कोई दिक्कत आई यहाँ तक, बोलो, कोई प्रॉब्लम, ठीक है, नहीं आनी चाहिए, धनात्मक वृद्धि दर कहा गया है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं मैं आपको, है ना, वेट कीजिएगा बेटा, है ना। जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है, धनात्मक, है ना, जनसंख्या को हमें बढ़ते हुए दिखाना है, प्लस की ओर दिखाना है, समझ में आ गया, घटते हुए नहीं। घटते हुए की बात आएगी तो वहां दूसरा प्रश्न बन जाएगा हमारा, कौन सा बनेगा, कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है, समझ में आ गया। लेकिन हमारा प्रश्न चल रहा है यहाँ पे क्या बेटा, कि जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है। ठीक है साहब, तो मैंने कहा था ना आपको, यहां आपको चाहे धनात्मक वृद्धि दर की परिभाषा निकालनी हो, चाहे आपको ऋणात्मक वृद्धि दर की क्या निकालनी हो, परिभाषा निकालनी हो, समझ में आ गया। आप ध्यान दीजिएगा बेटा ना, आप जनसंख्या परिवर्तन के जो 3 घटक हैं उनमें से 2 घटकों की यहां बात करोगे, कई के अंदर परिभाषा निकालते समय, समझ में आ गया। 2 घटक कौन कौन से, एक तो जन्म दर और एक मृत्यु दर, समझ में आ गया। मैं शॉर्टली आपको यहां वैसे बता रहा हूं ना, ब्लैक बोर्ड पे मैं आपको बाद में समझा दूंगा, थोड़ा मुझे सुनना बेटा एक बार, है ना। तो मैंने क्या कहा आपको कि जब धनात्मक वृद्धि दर निकालेंगे, समझ में आ गया, जब कौन से निकालेंगे, जब धनात्मक वृद्धि दर निकालेंगे तो हमें याद रखना, समझ में आ गया, जन्म दर को कैसा दिखाना है, उच्च, जबकि मृत्यु दर को हमें कैसा दिखाना है, निम्न, समझ में आ गया। जन्म दर को हमें कैसा दिखाना है, उच्च, और मृत्यु दर को हमें कैसा दिखाना है, निम्न। ठीक है, ये तो बात है जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर में, समझ में आ गया। जबकि मैं कह रहा था आपको कि जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर, ऋणात्मक वृद्धि दर, ठीक है, उसके अंदर हम क्या करेंगे कि जन्म दर का उल्टा करेंगे, वहां क्या करेंगे, जन्म दर को बताएंगे निम्न, क्या बताएंगे बेटा, जन्म दर हो जाती है निम्न, और मृत्यु दर जो है कैसी हो जाती है, उच्च हो जाती है, समझ में आ गया। यानी कि जन्म लेने वालों का, ध्यान से सुनिएगा बेटा, है ना, जन्म लेने वालों का अनुपात कैसा हो गया, निम्न यानी कि कम, समझ में आ गया,
और मृत्यु दर का मतलब मरने वालों का अनुपात कैसा हो गया, उच्च यानी कि अधिक। तो इसका मतलब उस प्रदेश की जनसंख्या जो है अब कहाँ की ओर चली जाएगी, माइनस की ओर चली जाएगी। कहने का मतलब जनसंख्या में क्या आने लगेगी, गिरावट आने लगेगी, घटने लग जाएगी। तब जा करके वो बन जाता है आपका कौन सा प्रश्न का आंसर, जनसंख्या की, इसे याद रखना क्या कहा जाता है, ऋणात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैं दोबारा बता रहा हूं आपको, है ना। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है, ठीक है ना, रिपीट कर रहा हूं बेटा आंसर एक बार और, ठीक है। तो निश्चित समयावधि में किसी क्षेत्र विशेष में जब जन्म दर, ठीक है, मैंने कहा था ना आपको दो घटकों की बात करूंगा मैं आपको यहाँ, एक तो आ गया जन्म दर, ध्यान दीजिएगा बेटा, अंडरलाइन कर रहा हूं यहाँ पे भी, एक आ गया मृत्यु दर, क्या गया, मृत्यु दर। तो जब जन्म दर तो कैसी पाई जाती हो, उच्च, अधिक पाई जाती हो, और मृत्यु दर कैसी पाई जाती हो, निम्न यानी कि कम पाई जाती हो, तो क्या होगा ऑटोमेटिकली, समझ में आ गया, उस प्रदेश की जनसंख्या जो है बड़ी तीव्र गति से क्या होती है, आगे बढ़ती है। समझ में आ गया, बड़ी तीव्र गति से क्या होती है, आगे बढ़ती है। समझ में आ गया। और जनसंख्या की जो बेटा तीव्र गति से बढ़ने की जो अवस्था होती है, ध्यान दीजिएगा ना, जनसंख्या जब बड़ी तीव्र गति से क्या होती है, बढ़ती है, तो याद रखना इस स्थिति को जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया, जनसंख्या विस्फोट के नाम से भी जाना जाता है। और तीव्र, जब याद रखना किसी भी देश के अंदर क्या देखने को मिलता है, जनसंख्या विस्फोट देखने को मिलता है, तो याद रखना देश के समक्ष, उस देश के समक्ष कई प्रकार की याद रखना जो है चुनौतियां या समस्याएं खड़ी हो जाती हैं। समझ में आ गया। तो उसकी बात बाद में करेंगे अपन, है ना, समस्याएं कौन कौन सी आती हैं निकल के, ठीक है बेटा। लेकिन हमारा प्रश्न यहाँ पहले अपन ये क्लियर करते हैं, ठीक है। तो जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि, समझ में आ गया होगा बेटा ना, यही बराबर क्या कहलाती है, जनसंख्या की धनात्मक वृद्धि दर कहलाती है। ठीक है, तो यहां हमारा हो चुका है प्रश्न, जनसंख्या वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है। उसके बाद में हमारा अगला प्रश्न आ गया, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है, क्योंकि जनसंख्या वृद्धि जो होती है ये प्लस की ओर भी जाती है और कहीं तो माइनस की ओर भी जा सकती है ना, कोई भी रूप में जा सकती है। समझ में आ गया। कहीं तो मतलब जनसंख्या वृद्धि धनात्मक भी देखने को मिल सकती है और जनसंख्या वृद्धि दर जो है हमें ऋणात्मक भी देखने को मिल सकती है। ठीक है, चलें आगे, ऐड करते रहना बेटा ना, नोटिस करते रहना। आगे देखिए भाई, यहां से आगे मैं आपको अगला प्रश्न उठाने वाला हूं, जनसंख्या प्रश्न है बेटा आपका अगला, जनसंख्या की ऋणात्मक, जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर से आपका क्या अभिप्राय है। आंसर वही बनेगा, लैंग्वेज वही जोड़नी है आपको, है ना, कि निश्चित समय अवधि में, कहाँ पे भैया, निश्चित समय अवधि में, निश्चित समय अवधि में किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में जब जन्म दर, बात दोनों की करनी पड़ेगी यहाँ पे भी, है ना, कई की, जन्म दर की और मृत्यु दर की। ठीक है, जब जन्म दर, यहाँ याद रखना उल्टा कर देना पहले वाली परिभाषा का, ठीक है ना, जब जन्म दर निम्न व, ठीक है, जब जन्म दर निम्न व मृत्यु दर कैसी पाई जाती है भाई, उच्च पाई जाती है। कैसी पाई जाती है भाई, उच्च पाई जाती है। ठीक है, तो उस प्रदेश की जनसंख्या जो है क्या होने लगती है, घटने लगती है। तो उस प्रदेश की जनसंख्या जो है क्या होने लगती है भाई, घटने लगती है, या कहें तो उस प्रदेश की जनसंख्या जो है कहाँ की ओर चली जाती है, मैं यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, कमी की ओर चली जाती है। कहाँ की ओर चली जाती है भाई, कमी की ओर चली जाती है, या कहें तो हास्य देखने को मिलता है, या ऋणात्मक वृद्धि जो है देखने को मिलती है। ठीक है, ये लो साहब, तो यहाँ हमने केवल उल्टा किया है। क्या उल्टा किया है कि निश्चित समयावधि में, ठीक है ना, निश्चित समयावधि में किसी क्षेत्र विशेष में जब जन्म दर तो कैसी हो जाती है, जब जन्म दर तो कैसी हो जाती है, जब जन्म दर तो निकाल दिया, उल्टा कर देना, निम्न हो जाती है। ठीक है, जन्म लेने वालों का अनुपात कैसा हो गया, निम्न, और जब मृत्यु दर जो है कैसी हो जाती है, उच्च हो जाती है। मरने वालों का अनुपात कैसा हो जाता है भैया, अधिक हो जाता है। तो ऑटोमेटिकली आप सभी जानते हैं, है ना, इतना तो आप भी निकाल सकते हैं कि जब जन्म लेने वालों का अनुपात कैसा हो गया, कम, ठीक है, निम्न हो गया, घट गया, और मृत्यु दर का अनुपात कैसा हो गया, उच्च। ठीक है, तो आप खुद ही निकाल लीजिए इसका तात्पर्य क्या निकलेगा, इसका मतलब क्या निकलेगा, मतलब सीधा सीधा है। समझ में आ गया क्या है भैया,
तो उस प्रदेश की जनसंख्या जो है बड़ी तीव्र गति से कहां की ओर जाने लगती है, माइनस की ओर जाने लगती है, जिसे ही, ठीक है बेटा, जिसे ही जनसंख्या की ऋणात्मक वृद्धि दर कहा जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? चलें आगे बेटा। उम्मीद करता हूं आपको सारे टॉपिक्स जो बारी बारी से यहां पढ़ाए जा रहे हैं समझ में आ रहे होंगे, है ना। थोड़ा ध्यान से पढ़ें, आप एकाग्रचित होकर पढ़ें घर पे भी, है ना। डिस्टर्ब होने का थोड़ा भी आप जो है जोखिम ना उठाएं, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। आराम से पढ़ते रहें घर पे भी, है ना। चलें आगे, ठीक है भाई। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न हमारा यह है कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि, ठीक है भैया, जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करने का क्या बतलाइए, सूत्र बतलाइए। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर, ठीक है भैया, देखो इधर देखिए, है ना। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि ज्ञात करने का सूत्र बताइए। ये प्रश्न है हमारा अगला, है ना। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र बतलाइए, ठीक है ना। वृद्धि दर ज्ञात करने का क्या बतलाइए, सूत्र बतलाइए। सूत्र छोटा सा है, इजी है, याद रख लेना आपको, है ना। जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास। ये लो साहब, ठीक है। तो जनसंख्या की प्रश्न हमारा ये है, नोटिस कर लेना नोटबुक के अंदर, है ना। क्या प्रश्न बनाया कि जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करने का क्या बतलाइए, सूत्र बतलाइए, ठीक है ना। जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र बतलाइए, ठीक है भैया। और वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र बिल्कुल है, बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल इजी है, आसान है। जन्म, पहले जन्म, उसके बाद में माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास और माइनस लास्ट में उत्प्रवास, ठीक है। अब आप कहोगे साहब ये आप्रवास उत्प्रवास क्या है। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था ना, प्रवास को थोड़ा सा मैंने आपको हल्का सा बताने का जब मैं आपको प्रयास कर रहा था, प्रवास वाले टॉपिक को कर रहा था ना भाई। तो प्रवास वाले टॉपिक को ही थोड़ा सा मैंने कहा था कि मैं इसको आगे डीपली पढ़ाऊंगा, क्योंकि अगला चैप्टर आपका प्रवास के नाम से आ रहा है। लेकिन थोड़ा सा बताया था मैंने आपको चलते चलते, है ना, कि प्रवास के दो प्रकार, एक तो होता है उत्प्रवास और एक आप्रवास, ठीक है। थोड़ा गहराई से चैप्टर के अंदर ही पढ़ेंगे बेटा, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। आ रहा है नेक्स्ट चैप्टर वही है, प्रवास, ठीक है ना। अच्छा साहब, तो जनसंख्या की वास्तविक वृद्धि दर ज्ञात करने का सूत्र बराबर क्या हो गया भैया, जन्म माइनस मृत्यु प्लस आप्रवास माइनस उत्प्रवास, ठीक है। अगला प्रश्न जो है हमारे देश के सामने, है ना, जो बना हुआ है, देखना क्या बना हुआ है, देश के सामने ही बना हुआ है। क्यों? क्योंकि ये देश के सामने एक गंभीर क्या है, अपने आप में एक चुनौती है, समस्या है। समझ में आ गया कि जनसंख्या वृद्धि जो लगातार हमारे देश में क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। समझ में आ गया, जनसंख्या वृद्धि जो हमारे देश में लगातार क्या होती जा रही है भैया, बढ़ती जा रही है। जैसे बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है ना। 102.07 करोड़, 102.07 करोड़ ये भारत की जनसंख्या का आंकड़ा है। कहां से? 2001 की जनगणना से। कहां से है? 2001 की जनगणना से। और इसी हमारे भारत देश की जनगणना जो है, याद रखना, जनगणना 2011 के अनुसार यही भारत की जनसंख्या लगभग कितनी हो चुकी है, 121 करोड़ हो चुकी है, ठीक है ना भैया। ये देखिए, मतलब जनसंख्या के मामले में चीन के बाद में दूसरा स्थान आता है पूरे वर्ल्ड में। तो इसका मतलब आप समझ सकते हैं तात्पर्य कि हमारे भारत देश की जो जनसंख्या है बड़ी तीव्र गति से कहां की ओर बढ़ रही है, आगे की ओर बढ़ रही है। समझ में आ गया। तो इसका मतलब हमारे देश के सामने एक सबसे बड़ी गंभीर समस्या बनी हुई है कि इस तीव्र गति से बढ़ती हुई समस्या को कैसे रोका जाए, यानी कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के। बन गया प्रश्न भैया। एग्जाम्पल बताया था हमको मैंने थोड़ा सा ना, कि 2001 में भारत की जनसंख्या 102.07 करोड़ और यही भारत की जनसंख्या 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, 121 करोड़, ठीक है ना। इसका मतलब हमारे पास में प्रश्न बन जाता है, जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के, क्या करने के भैया, नियंत्रित करने के, याद रखना क्या बतलाइए, उपाय बताइए। कोई 2, कोई 3 या कोई 4, ठीक है ना। लास्ट देखिए भाई,
जनसंख्या वृद्धि को या तीव्र जनसंख्या वृद्धि दर जो लगातार बढ़ रही है, ठीक समझ में आ गया, तो जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के बराबर क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए। प्रश्न को यहाँ भी ध्यान दीजिएगा, लगभग मोस्ट कर लेना, ठीक है भाई। और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों में कॉपी के अंदर नोटिस करना, अपने नोटबुक में आना बेटा। पहला उपाय, विवाह की आयु में वृद्धि करना, विवाह की आयु में क्या करना, वृद्धि करना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि को क्या कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं या रोक सकते हैं, ठीक है ना। विवाह की आयु में पहला पॉइंट क्या निकाल दिया मैंने आपको, विवाह की आयु में क्या करना, वृद्धि करना। दूसरा पॉइंट है भैया उत्पादन में, कई में उत्पादन में क्या ला करके, वृद्धि लाकर, या उत्पादन में वृद्धि करके, ठीक है ना, ये बन गया दूसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट देखिएगा बेटा ना, शिक्षा या कहें तो साक्षरता, शिक्षा या साक्षरता का क्या करते हुए, प्रचार व प्रसार करके, ठीक है ना, शिक्षा का या साक्षरता का प्रचार और क्या करते हुए, प्रसार करते हुए, समझ में आ गया। ये बन गया आपका अगला पॉइंट, बिंदु, ठीक है भैया। इसके बाद में अगला चौथा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं यहाँ पे, है ना, परिवार नियोजन, परिवार नियोजन व कल्याण कार्यक्रम, परिवार नियोजन व कल्याण कार्यक्रम का विस्तार करना, क्या करना भैया, विस्तार करना, ठीक है। देखिए बेटा, तो हमारे देश में जो सबसे बड़ी समस्या है, तीव्र गति से लगातार जो है जनसंख्या वृद्धि हमें देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब प्रश्न हमारे सामने बेटा क्या बन गया कि तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि को, समझ में आ गया, तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने के कोई 2 या कोई 3 या कोई 4 क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए, समझ में आ गया। तो हमें उपाय निकालने हैं कि किस प्रकार से तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या वृद्धि को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है, ठीक है ना। उपाय में पहला, ठीक है भाई, उपाय में पहला उपाय क्या बताया मैंने आपको कि विवाह की आयु में क्या करते हुए, वृद्धि करना, विवाह की आयु में क्या करना, वृद्धि करना। कानूनन आपको तो मालूम होगा कैसे, यानी कि कानूनन जो विवाह के योग्य माना गया है, यानी कि लड़कों के लिए आयु 21 वर्ष और लड़कियों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु कितनी रखी गई है, 18 वर्ष, समझ में आ गया, ये वैध है, समझ में आ गया। इसके अलावा अगला, उत्पादन में हमें क्या करना चाहिए, लगातार वृद्धि करना चाहिए। शिक्षा और साक्षरता का भी क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए, समझ में आ गया। शिक्षा का जितना हो सके उतना क्या होना चाहिए, प्रचार प्रसार होना चाहिए। और जितने अधिक हमारे देश में लोग जो हैं जागरूक होंगे, समझ में आ गया, तो परिवार के आकार को, समझ में आ गया, कैसा रखा जाएगा, सीमित रखा जाएगा, समझ में आ गया। ऑटोमेटिकली परिवार का आकार जो है, जब व्यक्ति कैसा हो जाएगा, शिक्षा पा करके या साक्षरता के माध्यम से जब कैसा हो जाएगा, शिक्षित हो जाएगा, तो लगभग कहीं ना कहीं बात ऑटोमेटिकली निकल के आती है कि हम दो सुना भी होगा आपने ना, हम दो और हमारे दो, समझ में आ गया। यानी परिवार का आकार जो है, शिक्षित परिवार के लोग जो हैं कैसा रखते हैं, अपना परिवार का आकार जो है लगभग सीमित रखते हैं, समझ में आ गया। अगला पॉइंट जो है बेटा आया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, है ना, पॉइंट लिखा हुआ है मैंने आपको, क्या लिखा हुआ है कि परिवार नियोजन व कल्याण कार्यक्रम का लगातार क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, समझ में आ गया। परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम, ठीक है, जिसके माध्यम से आपको मैंने बताया था, है ना, परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम, बैक में मैं आपको ये प्रश्न बता चुका हूँ। इस कार्यक्रम को देश में अपनाया गया 1952 में, और इस कार्यक्रम के तहत क्या होता है, समझ में आ गया, गांव गांव में भेजे जाते हैं जनमंगल जोड़े, क्या भेजे जाते हैं, गांव गांव में जनमंगल जोड़े भेजे जाते हैं, जो लगातार याद रखना बेटा, शिक्षित परिवार के जो लोग हैं उनको अपना परिवार का जो आकार है उसको कैसा रखने के लिए, बताइए, सीमित रखने के लिए क्या करते हैं, यानी कि जागरूक करते हैं, समझ में आ गया। कौन सा कार्यक्रम के माध्यम से, परिवार नियोजन व कल्याण कार्यक्रम के माध्यम से, समझ में आ गया। तो यहां मैं प्रश्न को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिएगा कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि, समझ में आ गया, और तीव्र जनसंख्या वृद्धि को बराबर क्या करने के लिए, नियंत्रित करने की कोई 4 क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए, टिक कर लेना भाई। विवाह की आयु में क्या करना, वृद्धि करना। दूसरा, अगर तीव्र गति से बढ़ती हुई जनसंख्या को हमें क्या करना है, नियंत्रित करना है, तो दूसरा उपाय बराबर क्या बना दिया मैंने आपको, उत्पादन में क्या करते हुए, वृद्धि ला करके, ठीक है। और तीसरा उपाय जो सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है ना, शिक्षा और साक्षरता का क्या करते हुए, प्रचार प्रसार
करते हुए। समझ में आ गया? साक्षरता का मतलब मैंने आपको जो आपका पहले वीडियो निकाला हुआ है, समझ में आ गया, टॉपिक के लिए लेसन के अंदर है ना, साक्षरता को मैंने परिभाषित कर दिया है। समझ में आ गया? तो लगातार मेरे कहने का मतलब यह है कि शिक्षा और साक्षरता का बराबर क्या करते हुए, प्रचार प्रसार करते हुए। समझ में आ गया? ये टॉपिक्स कॉमन है आपको, बीए फर्स्ट ईयर कॉलेज में भी जाओगे ना आप आगे, ठीक है बेटा, चैप्टर है ही ऐसा है ना, जनसंख्या वाला, भारत की जनसंख्या। और जनसंख्या के अंदर लगभग सारे टॉपिक आ रहे हैं, है ना, जनसंख्या की परिभाषा से लेके लिंगानुपात क्या है, जनघनत्व किसे कहते हैं, समझ में आ गया, लिंगानुपात ज्ञात करने का सूत्र क्या है, जनघनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है, समझ में आ गया। फिर लिंगानुपात में भारत का लिंगानुपात क्या है, भारत में कौन सा राज्य ऐसा है जो सर्वाधिक लिंगानुपात रखता है, सबसे कम वाला कौन सा है, समझ में आ गया, सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, सबसे कम जनघनत्व वाला राज्य कौन सा है, समझ में आ गया। इसके अलावा सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश, सबसे कम जनघनत्व वाला क्या, केंद्र शासित प्रदेश। बहुत लंबा चैप्टर है ना, थोड़े आंकड़े यहाँ बार बार हमें हर प्रश्न के लिए लगभग निकालने पड़ रहे हैं, समझ में आ गया। और ये कंपटीशन के अंदर भी आते हैं, यहाँ से प्रश्न जो है ना, ये जो चैप्टर आप पढ़ रहे हैं, समझ में आ गया, ना कि आपका आगे कॉलेज में आपको ऐसे चैप्टर पढ़ने को मिलेंगे, समझ में आ गया, बल्कि आप जब कभी भी आप आने वाले भविष्य में, ठीक है, अपने भविष्य को सुनहरा करने के लिए कंपटीशन लाइन के अंदर बैठोगे, समझ में आ गया, तो भी जनसंख्या संबंधी कहीं ना कहीं आपको 1 या 2 प्रश्न आपको आसानी से चमक जाते हैं, समझ में आ गया। पूछ लिया आपसे, कंपटीशन के अंदर ही पूछ लिया आपसे कि भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है केरल, उसका आपको रख देगा क्या, 4 ऑप्शन रख देगा आपको, है ना, ABCD डाल करके या अवैध डाल करके, समझ में आ गया। और साक्षरता परसेंट को लेकर ही प्रश्न पूछ लेगा कि केरल का क्या बतलाइए साक्षरता या सही साक्षरता प्रतिशत क्या है, कीजिए चिन्हित, समझ में आ गया। तो यहाँ आप अगर ढंग से पढ़ लोगे, बताया था मैंने आपको केरल का 93 पॉइंट लगभग कितना है, 91, समझ में आ गया, 93.91% ये केरल का क्या है, साक्षरता प्रतिशत है। तो इसलिए मैं आपसे बेटा बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जो भी टॉपिक आपका यहाँ चला हुआ है उनको ढंग से आराम से, है ना, सिस्टम से पढ़ते रहें, नोटिस करते रहें नोटबुक के अंदर बराबर कंटिन्यू, और जो भी नोट्स आपने बनाए हुए हैं उनको घर रेगुलर बैठ करके आप क्या करें, अध्ययन भी करते रहें, पढ़ते भी रहें, है ना, जब टाइम मिले, जब आपने जो नोट्स बनाए हुए हैं उनको पढ़ते रहें, ठीक है बेटा। अच्छा जी, तो यहाँ हमने क्या प्रश्न बनाया था बेटा कि जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के बराबर क्या बतलाइए, उपाय बतलाइए, ठीक है ना। और जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के उपायों में पहला आ गया बेटा हमारा क्या आ गया कि विवाह की आयु में हमें क्या करनी चाहिए, वृद्धि करनी चाहिए, ठीक है, पहला उपाय, ठीक है। दूसरा उपाय देखते हैं कि उत्पादन में हमें क्या लेनी चाहिए, वृद्धि लानी चाहिए, या उत्पादन में हमें वृद्धि करनी चाहिए। शिक्षा और साक्षरता का हमें क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। परिवार नियोजन व कल्याण कार्यक्रम का हमें क्या करना चाहिए, विस्तार करना चाहिए, समझ में आ गया। और यहाँ जो मैंने आपको बताया था ना, एक छोटा सा प्रश्न बना हुआ है, कभी कभी बोर्ड के एग्जाम के अंदर मान लो आपसे पूछ लिया भी जाए कि भैया परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम को कब प्रारंभ किया गया, कब अपनाया गया, तो बराबर क्या निकालोगे आंसर, आपसे पूछ रहा हूँ भैया, मैं तो बता ही दूंगा, मैंने तो लिख ही दिया, क्या हो जाएगा 1952, ठीक है ना। तो परिवार नियोजन कल्याण कार्यक्रम को हमारे देश में बराबर कब अपनाया गया, 1952 में अपनाया गया, ठीक है भैया। ये प्रश्न हो जाता है आपका, है ना, नोटिस कर लेना बेटा। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न हमारा ये है, सुनिएगा, प्रश्न तो सुन लेना, है ना, कि भैया प्रश्न ये है कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण देश के समक्ष या भारत के समक्ष उत्पन्न होने वाले सामाजिक आर्थिक क्या बतलाइए, प्रभाव बतलाइए, ठीक है ना। देखिए मैं प्रश्न लिख देता हूं आपको पहले, ना, जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली, जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख समस्याएं, या कहें तो मैं यहाँ ऑब्लिक लगा के और लिख देता हूँ सामाजिक आर्थिक क्या बतलाइए, प्रभाव बताइए, ठीक है ना। सामाजिक आर्थिक बराबर क्या बतलाइए, प्रभाव बतलाइए। ये प्रश्न बन गया आपका, ठीक है ना। मैंने आपको कहा था ना कि भैया जब जनसंख्या बढ़ेगी तो सीधी सी बात है किसी भी देश के सामने समस्याएं खड़ी होती चली जाएंगी, समझ में आ गया। जैसे कि अब यहाँ प्रश्न बन गया, मैंने आपको बताया बेटा कि जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख बराबर क्या बतलाइए, समस्याएं बतलाइए, या बराबर क्या बतलाइए, सामाजिक आर्थिक क्या बतलाइए, प्रभाव बतलाइए, ठीक है ना। जैसा कि एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था, छोटा सा एग्जाम्पल बताया था मैंने आपको 2001 में
हमारे भारत की जनसंख्या 102 पॉइंट लगभग 07 करोड़, ठीक है ना। एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप आंसर में ना, 102.07 करोड़ से भारत की जनसंख्या। ये आंकड़ा जो है 2001 की जनगणना के अनुसार है। समझ में आ गया। थोड़ा इस प्रश्न को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं बेटा यहाँ पे कि 1872, 1881, 1891, उसके बाद में 1901, उसके बाद में 1911, उसके बाद में 1921, उसके बाद में 1931, उसके बाद में 1941, उसके बाद में 1951, उसके बाद में 1961, उसके बाद में 1971, और यहाँ लिख देता हूँ मैं आपको आगे 1971 के बाद में आ जाता है जनगणना वर्ष 1981, उसके बाद में 1991, उसके बाद में जनगणना वर्ष 2001, और जो नवीनतम हमारे सामने आज है ही 2011। कौन सा है भाई? 2011, ठीक है ना। थोड़ा ये प्रश्न का आंसर मैं आपको क्लियर करूंगा, निश्चिंत रहें, है ना, बिल्कुल बेधड़क रहें आप बेटा, है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर यहाँ मैं क्लियर करूंगा। लेकिन थोड़ा सा आपको ये भी बता देता हूँ, ये भी जानना जरूरी होता है कि जनसंख्या वाले चैप्टर के अंदर, है ना बेटा, क्या है यहाँ देखिए बेटा, आपको किताब के अंदर भी, आप जब किताब ओपन करेंगे अपनी सिलेबस की, तो पहले चैप्टर के अंदर ये वाली सन 1872 और एक 1881, इनके लिए ऑटोमेटिकली प्रश्न बने हुए हैं, है ना। और मैंने भी आपको पहले भी क्लियर कर दिया, क्या कर दिया कि 1872 का मतलब कि अगर यहाँ हमने जैसे प्रश्न बनाया था, क्या प्रश्न बनाया था, ध्यान दीजिएगा, पिछली वीडियो में मैंने आपको क्लियर कर दिया बेटा, है ना, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ एक बार रिपीट करके कि भारत में सबसे पहले जनगणना, या भारत में कहें तो सर्वप्रथम जनगणना, ठीक है ना, बन गया प्रश्न, भारत में सर्वप्रथम जनगणना, भारत में सर्वप्रथम क्या भैया, सर्वप्रथम जनगणना कब हुई? 1872 में हुई, ठीक है भैया। और किसके शासनकाल में हुई? ये भी आंसर मैंने आपको बताया था, किसके शासनकाल में हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में हुई, ये हो गया, है ना। उसके बाद में 1881 के लिए भी मैंने आपको, है ना, किसके लिए भैया, सन 1881 जो आया हुआ है, इसके लिए भी मैंने आपको प्रश्न बताया था कि भारत में, याद रखना, ये भी प्रथम है, लेकिन प्रथम के बाद में मैंने आपको एक शब्द जोड़ा था, सुव्यवस्थित। क्या जोड़ा था भाई? भारत में प्रथम सुव्यवस्थित जनगणना, ठीक है ना भैया, भारत में प्रथम सुव्यवस्थित जनगणना कब हुई? ये ध्यान दीजिएगा, तो दोनों प्रश्नों में मैंने आपको उस समय बताया था, अंतर है थोड़ा सा, क्या अंतर है कि ये तो है सर्वप्रथम जनगणना, क्या है भैया, सर्वप्रथम जनगणना। भारत में सबसे पहले जनगणना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1872 में प्रारंभ हुई, और किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई? लॉर्ड मेयो के शासनकाल में प्रारंभ हुई। इसके बाद में अगला प्रश्न मैंने आपको बताया ना, ये भी प्रथम है ना, लेकिन प्रथम के आगे मैंने लगा दिया क्रमबद्ध तरीके से, या कहें तो सुव्यवस्थित तरीके से भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, समझ में आ गया। तो इसका आंसर आएगा 1881, क्या आएगा? 1881। उसके बाद क्रमबद्ध तरीके से जनगणनाएं जारी रही, समझ में आ गया। 1891 में, उसके बाद में 1901 आ गया, 1911 आ गया, 1921 आ गया। मैंने कहा था ना आपको कि जनगणना जो होती है, इनके मध्य में कितने वर्ष का अंतराल होता है? 10 वर्ष का अंतराल होता है, ठीक है ना भाई। देखिए 1901, 1911, 1921, 1931, 1941, 1951, 1961, 1971, 1981, 1991, 2001, 2011 आ गया। तो हमारे पास में जो नवीनतम जनगणना के आंकड़े हैं वो कहां से हैं? 2011 से हैं, समझ में आ गया। कहां से भैया? 2011 से हैं, समझ में आ गया। और 2011 से पहले जो जनगणना है वो कहां से है? 2001 से, समझ में आ गया। कहां से है? 2001 से। इसलिए दोनों को साथ में लेके चलना है हमें ना, कि 2001 का भी हमें याद रहे तो ये भी बेटर है, और 2001 के साथ साथ 2011 का तो हमें हर हाल में ही क्या करना है? आंकड़ा याद रखना है। ये तो आपके काम आने वाला है, समझ में आ गया, काम आने वाला है, हर हाल में काम आने वाला है। कौन सी जनगणना के आंकड़े? 2011 की जनगणना के आंकड़े, समझ में आ गया। चाहे वो लिंगानुपात पूछ लिया जाए, चाहे वो जनगणना पूछ लिया जाए, चाहे वो साक्षरता पूछ लिया जाए, समझ में आ गया, कोई भी पूछ लिया जाए, 2011 का तो आपको हर आंकड़ा जो है क्या रखना है? क्लियर रखना है, समझ में आ गया। तो देखिए मैंने आपको आगे ये भी बताया था कि यहाँ से प्रश्न ये भी बन जाता है कि 1931 का मतलब भारत में प्रथम जातिगत जनगणना, भारत में प्रथम क्या भाई? जातिगत जनगणना, ठीक है ना, कब हुई? 1931 में। कब हुई? 1931 में। इसके अलावा प्रश्न ये भी बन जाता है, प्रवास संबंधी आंकड़ों का समाकलन, प्रवास संबंधी आंकड़ों का समाकलन भारत की
जनगणना में किस वर्ष किया गया, किस वर्ष किया गया। ठीक है, ये नॉर्मल याद रखना आपको, है ना। प्रवास संबंधी आंकड़ों का यहाँ यहाँ क्या क्या निकाला था हमने कि प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई, 1931 में। क्लियर हो गया भाई। इसके बाद में यहाँ देखना बेटा ना, यहाँ प्रश्न हमारा ये है कि प्रवास संबंधी आंकड़ों का सबसे पहले समाकलन भारत की जनगणना में, है ना, भारत की जनगणना में किस वर्ष में किया गया, या प्रवास संबंधी आंकड़ों को भारत की जनगणना में कब सम्मिलित किया गया या किस वर्ष में सम्मिलित किया गया। समझ आ गया। प्रवास का मतलब भाई ये थोड़ी है कि भारत से ही कोई व्यक्ति छोड़कर जो है, नॉर्मल एग्जांपल है ना, भारत से ही कोई व्यक्ति अपना स्थान छोड़ करके कहाँ जाके बस रहा है। थोड़ा एग्जांपल देके बता रहा हूँ, है ना। जैसे कहाँ पहुँच गया, श्रीलंका। कहाँ पहुँच गया भाई, श्रीलंका। ये भी प्रवास कहलाता है। ये तो है उत्प्रवास। क्या है, उत्प्रवास। अगर मैं यूँ कहूँ कि कोई व्यक्ति जो है वापस कहीं ना, कहाँ से भाई, श्रीलंका से वापस अगर कहाँ भी आना चाहे, बोलो भाई। एक तो मैंने क्या कहा आपको कि भारत के अंदर से कोई व्यक्ति छोड़कर जा रहा है, मूल स्थान छोड़कर जा रहा है, और अन्यत्र स्थान क्या हो गया, श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ से गया कहाँ की ओर, श्रीलंका की ओर, और वहाँ का अगर मूल नागरिक बन जाता है तो बताओ वहाँ की जनगणना में उसकी गणना की जाएगी नहीं की जाएगी, की जाएगी। तो ऐसे ही अगर मान लो कोई व्यक्ति अन्यत्र किसी देश से, है ना, अन्यत्र किसी देश से, या कहें तो श्रीलंका से पुनः कहाँ की ओर आ गया, बोलो कहाँ की ओर आ गया, पुनः भारत की ओर। कहाँ की ओर आ गया, भारत की ओर आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, ऐसे व्यक्तियों को भी लगातार कहें तो बेटा लगातार रहने के कारण, देश के अंदर लगातार रहने के कारण जब इनको भारतीय नागरिकता क्या हो जाती है, प्राप्त हो जाती है। समझ में आ गया। तो इनकी भी क्या की जाती है, भारतीय जनगणना के अंदर इनकी भी क्या की जाती है, गणना प्रारंभ की जाती है, क्योंकि ये काई के तौर पर आए हुए हैं, प्रवास के तौर पर आए हुए हैं। समझ में आ गया। तो इसका मतलब प्रवास संबंधी आंकड़ों का समाकलन सबसे पहले भारत की जनगणना में किस वर्ष किया गया, तो वहां आंसर निकालना पड़ेगा आपको 1981। क्या निकालना पड़ेगा, 1981। ठीक है। 2011 की जनगणना का अगर मैं आपको यहाँ छोटा सा प्रश्न ये और बना दूं कि 2011 की जनगणना का नारा क्या है, तो नारा याद रखना, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। एक प्रश्न और यहाँ है ना कि 2011 की जनगणना के मुख्य आयुक्त कौन है, तो निकालना है सी चंद्रमौली। कौन आएगा, सी चंद्रमौली। ध्यान दीजिएगा बेटा, ना कौन आएगा, सी चंद्रमौली। थोड़ी ध्यान रखने योग्य प्रश्न है ना। तो 2011 की जनगणना का नारा क्या रहा है भाई, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। ठीक है। और यही 2011 की जो जनगणना है ये कराई गई, तो उस समय जनगणना के मुख्य आयुक्त कौन थे, सी चंद्रमौली। कौन थे भाई, सी चंद्रमौली। समझ में आ गया। एक प्रश्न और ध्यान दीजिएगा ना, प्रारंभ से, कहाँ से, प्रारंभ से, कहाँ से भैया, प्रारंभ से। ये जनगणना है आपके ना 1872, है ना। प्रारंभ से 1872 मानना, ठीक है ना, यहाँ से स्टार्ट करना। और प्रारंभ से ये 2011 की जनगणना, कौन सी, 2011 की जनगणना। बता चुका हूँ मैं प्रश्न। अगर आप मेरे द्वारा यहाँ जो भी वीडियो के माध्यम से आपको पढ़ाया जा रहा है, जो भी क्लास अटेंड की जा रही है, उनको भी आप घर पर बैठ करके, है ना बेटा, पढ़ रहे हैं, ध्यान से पढ़ रहे हैं, एकाग्रचित होकर पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए कि आपको मैंने बताया था कि प्रारंभ से, है ना, कि प्रारंभ से 2011 की जनगणना, कहाँ से, प्रारंभ से 2011 की जनगणना, यानी कि यहाँ से लगाना समय, समझ में आ गया, कहाँ से, 1872 से। तो प्रारंभ से 2011 की जनगणना यहाँ निकाल देता हूँ मैं आपको, आती है कौन से क्रमांक पर, 15वें क्रमांक पर। कौन से क्रमांक पर आती है, पूछ लिया जाए नॉर्मल। तो प्रारंभ से 2011 की जनगणना कौन से क्रमांक पर आती है, तो याद रखना आंसर क्या आएगा, 15वें क्रमांक पर आती है। आ जाएगा, कौन से क्रमांक पर आती है, 15वें क्रमांक पर आती है। ठीक है। और अगर मैं आपको यूं कहूं, यहाँ आगे थोड़ा सा प्रश्न को और बढ़ा दूं कि स्वतंत्रता के पश्चात, किसके पश्चात से भाई, स्वतंत्रता के पश्चात से 2011 की जनगणना, स्वतंत्रता के बाद से, ठीक है ना, स्वतंत्रता के बाद से, स्वतंत्रता के पश्चात 2011 की जनगणना। अब भी यही पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, कौन से क्रमांक पर आती है, कौन से इकाई पर आती है, क्रमांक पर आती है। याद रखना, स्वतंत्रता के बाद का समय निकालना हमें, है ना। स्वतंत्रता के बाद का समय, देश आज़ाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, ठीक है ना भैया।
तो 1947 के बाद में देखना देश के अंदर जनगणना वर्ष कौन सा आ रहा है, तुरंत बाद कौन सा आ रहा है भाई, समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूँ मैं आपको। देश की आज़ादी का समय 1947, ठीक है ना। और 1947 के बाद कौन सा जनगणना वर्ष आपको यहाँ चमक में आ रहा है, कौन सा जनगणना वर्ष आपको दिख रहा है, 1951। कौन सा आ रहा है, 1951। तो 1951 से ही काउंट कीजिए, 1 2 3, ठीक है बेटा, 4 5 6 और 7 आ गया 7वां क्रमांक। कौन सा आ गया, 7वां क्रमांक, ठीक है ना। तो मेरा कहने का मतलब प्रारंभ से 2011 की जनगणना आ जाती है बेटा कौन से क्रमांक पर, 15वें क्रमांक पर। इसके अलावा मैंने आपको एक प्रश्न बताया कि स्वतंत्रता के पश्चात से 2011 की जनगणना जो है कौन से क्रमांक पर आती है, दोनों में क्रमांक अलग अलग आएगा, ठीक है ना। तो प्रारंभ से तो कौन सा क्रमांक आया, 15वें क्रमांक पर आती है, ठीक है ना भैया। और अगर मैं यूं कहूं कि स्वतंत्रता के बाद से, समझ में आ गया, यही 2011 की जनगणना कौन से क्रमांक पर आती है। तो यहां क्रमांक आपको निकालना है, स्वतंत्रता के बाद से 2011 की जनगणना जो है यहाँ 51 से काउंट करना, ठीक है ना, बराबर कौन से क्रमांक पर आती है, 7वें क्रमांक पर आती है। कौन से क्रमांक पे आती है, 7वें क्रमांक पर आती है, ठीक है ना। ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, ठीक है भाई। देखिए बेटा दोबारा दोहरा देता हूँ क्या क्या प्रश्न मैं आपको यहाँ नोटिस कर चुका हूँ, ठीक है ना। प्रश्न तो हमारा हालांकि मैं उठा के लेके चला था क्या, कि जनसंख्या वृद्धि के कारण हाँ देश में उत्पन्न होने वाली प्रमुख क्या बतलाइए, समस्याएं बतलाइए या सामाजिक आर्थिक प्रभाव बतलाइए। आंसर को मैंने थोड़ा यहाँ पे स्टॉप कर लिया था, रोक लिया था, है ना। बताऊंगा इसका आंसर भी, है ना, आएगा ना। लेकिन उसके बाद में मैंने आपको बताया कि जनसंख्या वृद्धि लगातार बढ़ती जा रही है ना। 2001 में भारत की जनसंख्या कितनी थी, 102.07 करोड़। और यही भारत की जनसंख्या, हमारे भारत देश की जनसंख्या 2011 में बढ़कर कितनी हो गई, लगभग 121 करोड़, ठीक है ना। यानी कि चीन के बाद में जनसंख्या के मामले में भारत जो है कौन सा स्थान रखता है वर्ल्ड में, दूसरा स्थान रखता है। चीन वर्तमान में लगभग कहें तो लगभग 134 करोड़ जनसंख्या, समझ में आ गया। और भारत की जनसंख्या 2011 के अनुसार कितनी हो चुकी है, लगभग 121 करोड़, ठीक है बेटा। अच्छा साहब, इसके बाद में मैंने आपको बताया था कि 1872 में भारत में प्रथम क्या मानी जाती है, जनगणना मानी जाती है, या कहें तो भारत में प्रथम जनगणना कब हुई, 1872 में। और याद रखिए ना किसके शासनकाल में, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में, ठीक है ना। इसके बाद में अगला प्रश्न मैंने आपको बताया था, ये भी प्रथम जनगणना है, लेकिन प्रथम के बाद में मैंने आपको क्या लगा दिया कि प्रथम सुव्यवस्थित जनगणना, ठीक है, भारत में कब हुई, 1881 में। कब हुई, 1881 में। और मैंने आपको पहले ये भी बता दिया, है ना, पहले बता चुका हूं। और ये भी किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में, ठीक है ना। किसके शासनकाल में हुई, लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई, ठीक है ना। इसके बाद में 1931 के लिए प्रश्न, 1931 के लिए प्रश्न बना, क्या बना कि भारत में प्रथम जातिगत जनगणना कब हुई, 1931 में। और आगे प्रश्न मैंने आपको ये बताया, ठीक है, ध्यान दीजिएगा ना, प्रवास संबंधी आंकड़ों का, किनका, प्रवास संबंधी आंकड़ों का सबसे पहले भारत के कौन से जनगणना वर्ष में इनका क्या किया गया, समाकलन किया गया, तो 1981 में। कब किया गया, 1981 में। उसके बाद में मैंने आपको बताया कि नवीनतम जनगणना के आंकड़े, किसके आंकड़े भैया, नवीनतम जनगणना के आंकड़े हमारे पास में अब कहां से हैं, 2011 से। कहां से बेटा, 2011 से, ठीक है ना। और 2011 में भारत की जनसंख्या कितनी हो चुकी है, लगभग 121 करोड़। कितनी हो चुकी है भाई, लगभग 121 करोड़। ये 2011 की जो जनगणना है, इसका नारा क्या है कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। 2011 की जो जनगणना हुई, ठीक है, इस जनगणना के मुख्य आयुक्त याद रख लेना, है ना, कौन थे, C.चंद्रमौली। C.चंद्रमौली लिख दिया मैंने, आपको लिख भी रखा है ना, C.चंद्रमौली, ठीक है, हो जाएगा। इसके बाद में मैंने आपको बताया कि प्रारंभ से, ध्यान दीजिएगा बेटा, ना क्या कह रहा हूं कि प्रारंभ से 2011 की जनगणना, प्रारंभ से 1872 से, समझ में आ गया, कहां से, 1872 से। ध्यान दीजिएगा ना कि प्रारंभ से 2011 की जनगणना, ठीक है, प्रारंभ से 2011 की जनगणना जो है कौन से क्रमांक पर आती है, प्रारंभ से की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। तो प्रारंभ से 2011 की जनगणना कौन से क्रमांक पर आती है भैया, प्रारंभ से 2011 की जनगणना जो है, याद रखिएगा भाई, बता दिया था मैंने आपको, प्रारंभ से 2011 की जनगणना 15वें क्रमांक पर आती है, ठीक है। इसके बाद में आगे प्रश्न बताया था मैंने आपको कि स्वतंत्रता के बाद से, कहां से भाई, स्वतंत्रता के बाद से 2011 की जनगणना जो है, याद रखना, अब 15वें नहीं बल्कि 7वें क्रमांक पर आती है। कौन से क्रमांक पे आती है, 7वें क्रमांक पर आती है, ठीक है बेटा। अब चलते हैं अपन वहीं, अपना जो प्रश्न चला हुआ था ऑलरेडी, है ना, प्रश्न चला हुआ था अपना, है ना, ऑलरेडी वहीं चलते हैं, है ना। प्रश्न था हमारे सामने, प्रश्न हमारा था कि तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण, ठीक है भैया, तीव्र जनसंख्या वृद्धि के
कारण उत्पन्न होने वाली प्रमुख बराबर क्या बतलाइए समस्याएं बतलाइए। क्या बतलाइए? उत्पन्न होने वाली प्रमुख बराबर क्या बतलाइए समस्याएं बतलाइए। देखना भाई, जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं, जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न समस्याएं। ठीक है, स्वाभाविक है, समस्याओं का उत्पन्न होना क्या है भैया? स्वाभाविक है। क्यों स्वाभाविक है? क्योंकि भैया अगर लगातार जनसंख्या का आंकड़ा या जनसंख्या देश के अंदर ऐसे ही लगातार क्या होती रहेगी? बढ़ती रहेगी, तो क्या होगा? जो हमारे भारत देश में जो सीमित संसाधन पाए जाते हैं, बताओ उनका अस्तित्व शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों हो जाएगा भैया? क्योंकि भैया सीधी सी बात है, जनसंख्या तो लगातार अपने आकार में क्या हो रही है? बढ़ रही है, लेकिन कई संसाधन देश के अंदर ऐसे पाए जाते हैं जो अपने आकार में कैसे पाए जाते हैं? सीमित पाए जाते हैं। समझ में आ गया? तो इसका मतलब सीमित संसाधनों पर लगातार क्या बढ़ने लग जाता है? दबाव बढ़ने लग जाता है। ठीक है ना? सीमित संसाधन जो है कहें तो उनका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। समझ में आ गया? जैसे सीमित संसाधन माना जाता है जल को। किसको माना जाता है? जल को। तो बताओ पेयजल का संकट उत्पन्न हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? समझ में आ गया? कहें खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया? खाने के लिए क्या क्या नहीं मिल पाएगा? अन्न नहीं मिल पाएगा, खाद्यान्न संकट जो है उत्पन्न हो जाएगा। इसके अलावा कहें तो जल प्रदूषण उत्पन्न हो जाएगा। समझ में आ गया? ये सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। समझ में आ गया? सबसे बड़ी बात गरीबी उत्पन्न हो जाती है देश के अंदर। कहें तो लोग जो है कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। समझ में आ गया? गरीबी के अंदर चले जाते हैं। समझ में आ गया? निर्धनता का शिकार हो जाते हैं। और सबसे बड़ी बात, अगर जनसंख्या जो है किसी भी देश के अंदर अगर तीव्र गति से आगे बढ़ती है, समझ में आ गया? तो मैंने कहा था ना आपको कि इसे ही क्या कहा जाता है? इसे ही याद रखना, मैंने आपको बताया था, इसे ही कहा जाता है जनसंख्या विस्फोट। क्या कहा जाता है? इसे ही जनसंख्या विस्फोट की क्या कहा जाता है? स्थिति कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट की इसे क्या कहा जाता है भैया? स्थिति कहा जाता है। जब जनसंख्या बढ़ती है तो, है ना? और इसके बाद में नॉर्मल देखिए, है ना? और समस्याएं कौन सी उत्पन्न होती हैं? प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। प्रकृति में क्या उत्पन्न हो जाता है? प्रकृति में असंतुलन उत्पन्न हो जाता है। इसके अलावा कहें तो जो भूमिगत जल स्तर है, पृथ्वी के भूगर्भ में जो जल पाया जाता है उसमें भी क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। यानी कि भौम जल जो है वो भी लगातार कहाँ की ओर चला जाता है? नीचे की ओर चला जाता है। समझ में आ गया? अगली समस्याएं देखिए, समस्याएं बहुत हैं। समझ में आ गया? समस्याएं रुकने वाली नहीं हैं। समझ में आ गया? जैसे मैं कहूं तो मलिन बस्तियां, गंदी बस्तियां जो है क्या होती है? जन्म लेती हैं। समझ में आ गया? पर्यावरण प्रदूषण जो है क्या हो जाता है? उत्पन्न हो जाता है। समझ में आ गया? इसके अलावा कहें प्राणवायु ऑक्सीजन की क्या आने लगती है? कमी आने लगती है। क्योंकि लगातार धरातल पर, समझ में आ गया, CO2 का लगातार क्या किया जा रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड का क्या किया जा रहा है? गैस का उत्सर्जन किया जा रहा है, जिसके कारण याद रखना पृथ्वी के तापमान में, किसके तापमान में? पृथ्वी के तापमान में क्या आने लगती है? वृद्धि आने लगती है, जिसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। जिसे क्या भी कहा जाता है? जिसे भूमंडलीय तापन भी कहा जाता है। समझ में आ गया? इसके अलावा मैंने आपको बताया समस्याओं में और समस्याओं को और आगे निकालें अपन तो भूमंडलीय तापन। इसके अलावा मैं कहता बेटा आपको जनसंख्या जब लगातार बढ़ेगी तो कीटनाशक दवाओं और रासायनिक उर्वरकों का उपयोग भी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। और कीटनाशक दवाओं व रासायनिक उर्वरकों के उपयोग से क्या होता है? समझ में आ गया? मानवीय स्वास्थ्य पर, किस पर भैया? मानवीय स्वास्थ्य पर भी क्या पड़ने लगता है? प्रतिकूल प्रभाव पड़ने लगता है। समझ में आ गया? तो बेटा मैं आपको ये प्रश्न जो है बताया था मैंने आपको, जनसंख्या वृद्धि के कारण उत्पन्न होने वाली क्या बतलाइए? समस्याएं बतलाइए। इसकी बहुत सारी समस्याएं हैं, है ना बेटा? इसकी समस्याएं जो हैं बहुत सारी समस्याएं हैं, मतलब कहने का मतलब बहुत सारे बिंदु निकलने वाले हैं। समझ में आ गया? ये वीडियो जो है मैं कवर नहीं कर पाऊंगा, समय का अभाव है बेटा, है ना? इसलिए नेक्स्ट वीडियो जो भी मेरा आएगा, ठीक है, उस वीडियो के अंदर मैं आपको तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण जो उत्पन्न होने वाली क्या है समस्याएं हैं उनको विस्तार से और भी अच्छे ढंग से, समझ में आ गया, आपके सामने पेश करूंगा, आपके सामने उनको समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है बेटा? ओके बेटा, थैंक्स, ओके, बाय बाय।